today we are going to discuss about types of crystalline solid. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कितने तरह के सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्टेट कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कितने फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है. तो उसमें दो पैटर्न हमने पढ़ा था. एक पैटर्न था क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसको हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं, और दूसरा पैटर्न था एमआरएफएस सॉलिड. हमने आपको बताया था कि हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है. अब यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो पहला है आयनिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल एंड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल. अगर हम आयनिक क्रिस्टल की बात करें तो इसका एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर नोन एज व्हाट, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब इनमें हम देखें कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं जो इनको बनाते हैं, आयंस कहे जाते हैं उनको. जैसे NaCl में कौन से आयन है, Na+ एंड Cl-. दूसरा अगर एग्जांपल हम देखें ZnS, जिसको जिंक ब्लेंड और जिंक सल्फाइड भी बोलते हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, जिंक आयन एंड सल्फाइड आयन. इसी तरह अगर हम कोवेलेंट सॉलिड की बात करें कि इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, तो एटम्स. जैसे कोवेलेंट सॉलिड में डायमंड, क्वार्ट्ज, ये सभी, जैसे डायमंड में क्या होंगे, कार्बन के एटम होंगे. कार्बन कार्बन एटम का एक कोवेलेंट सॉलिड बनेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड. कभी कभी इसको कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है. फिर आते हैं मेटालिक. मेटालिक में मेटल के एटम जो आपस में गोल्ड, सिल्वर, आयरन, जो भी ये सब हैं, कॉपर, इनके बीच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो सब क्या होते हैं. फॉर एग्जांपल एटम ऑफ कॉपर, एटम ऑफ सिल्वर, एटम ऑफ गोल्ड. मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं. जैसे सॉलिड CO2 में कौन सा है, CO2 के मॉलिक्यूल्स ही. फिर आते हैं कि इनके बीच जो बाइंडिंग फोर्स लगता है वो क्या है. तो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो आयंस होंगे उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड. आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे. लेकिन इसके साथ साथ ये ब्रिटल नेचर का होने का मतलब, अगर इनमें थोड़ी सी हैमरिंग की जाए तो ये टूट जाते हैं या गिराने पे टूट जाते हैं. फिर कोवेलेंट जो सॉलिड होंगे उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कोवेलेंट होगा. सिमिलरली मेटालिक के बीच मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेटल के बीच भी एक आयन का अट्रैक्शन होता है, एटम और एटम के इलेक्ट्रॉन और उसके न्यूक्लियस, नेबरिंग एटम का न्यूक्लियस और मेटल एटम का इलेक्ट्रॉन, नेबरिंग मेटल एटम का, उनके बीच भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. और ये भी क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है. इसका एग्जांपल क्या है, क्रिस्टल ऑफ कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा. मॉलिक्यूलर सॉलिड में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है जनरली कम होता है, और ये सॉफ्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल सॉलिड CO2, आइस, ये सब क्या होंगे, दे आर मॉलिक्यूलर सॉलिड. तो ये प्रॉपर्टी रही क्या, किसकी, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर उनके क्रिस्टलाइजिंग पैटर्न में क्रिस्टल लैटिस क्या है, यूनिट सेल क्या है, इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यूनिट सेल, ये जो क्रिस्टलाइन लैटिस होते हैं या ये क्रिस्टल लैटिस जो होते हैं, ध्यान से देखो, ये जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं, ये जो है लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस. तो अगर हम किसी सॉलिड, आयनिक सॉलिड के एटम के पैटर्न का स्टडी करें, एक्सरे स्टडी, तो उनमें एक रेगुलर पैटर्न होता है एटम के अरेंजमेंट का. एटम के अरेंजमेंट का एक पैटर्न क्या होगा, रेगुलर होगा, और थ्रू आउट क्रिस्टल लैटिस सेम होगा. इसी को हम बोलते हैं लैटिस. अब इस लैटिस से जो स्मॉलेस्ट पोर्शन
कि कोई पोर्शन निकाल लें, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल की जो रिपीटिशन अगर हम करें, इस यूनिट सेल को हम 3 डायमेंशन में रिपीट करते जाएं, तो इंटायर क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है। उस टाइप का क्रिस्टल बन जाता है, उस तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाता है। तो इन पैटर्न के आधार पे अगर हम एटम को इस तरह से केवल एक दूसरे के साथ ही रखते जाएं, तो इसको हम कहते हैं 1D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अगर हम एक एटम लें, 1D एटम का अरेंजमेंट करके उसके नीचे हम दूसरा अरेंजमेंट भी कर दें, दूसरा लेयर लगा दें, तो इस तरह का 1 लेयर आफ्टर 1 लेयर अनदर लेयर, देन इसको बोलते हैं 2D अरेंजमेंट। अब इस 2D अरेंजमेंट को अगर हम रिपीट करते हैं तो जो बनता है उसको हम बोलते हैं 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम जब बनता है, ये वैसे इनलार्ज व्यू है, ऐसा नहीं कि एटम इतनी दूर है। इसको अगर हम टॉप व्यू अगर देखें तो एटम इस तरह से एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है कि ये किस तरह से इसको, तो अब हम इसका डिफिनीशन स्टार्ट करते हैं, डिफाइन करना कि यूनिट सेल क्या है, क्रिस्टल लैटिस क्या है, इस यूनिट सेल के टाइप्स कितने होंगे। अगर यूनिट सेल का पैटर्न इस तरह का होगा कि उनके बीच एटम जो है उनका बीच का जो डिस्टेंस इक्वल हो, उनके एटम के एंगल्स, जो एटम एक दूसरे पे क्रिस्टलाइज है उनका एंगल इक्वल हो, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब क्या होगा, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे और इनके अलग अलग यूनिट सेल किस तरह से होते हैं और इन यूनिट सेल में भी एटम कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, इसी का हम पूरा पैटर्न स्टडी करना है अभी। अब हम पढ़ते हैं कि स्पेस लैटिस क्या होता है। तो 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। हमें पता है कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो बनता है एटम से, मॉलिक्यूल से, आयन से बनता है, उनके 3D अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। ऑल एटम्स which are 3D arranged are repeated throughout the system, then the formed lattice is known as what? Crystal lattice. For example, we have ionic crystal and sodium and chlorine, ionic crystal of sodium and chlorine, Cl minus and some Na plus here, Cl minus, Na plus, Cl minus, Na plus. I mean to say that कि क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो 3D अरेंजमेंट एटम का थ्रू आउट सिस्टम रिपीट कर जाए लॉन्ग रेंज में, तो जो लैटिस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। और इस क्रिस्टल लैटिस का एक पोर्शन, एक रेगुलर पैटर्न का पोर्शन निकाल के हम ले आए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, smallest unit of crystal lattice which repetition generate the space lattice, the entire crystal is known as unit cell. क्रिस्टल लैटिस का वह छोटा से छोटा पोर्शन जिसको अगर हम रिपीट करें तो पूरे क्रिस्टल लैटिस को जनरेट करें, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल।
अब इस यूनिट सेल के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। हम देखते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। अब यूनिट सेल अगर क्यूबिक है, यूनिट सेल कई तरह के होंगे, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हम उसकी डिटेल, हम आपको पहला स्टार्ट करते हैं कि क्यूबिक यूनिट सेल। तो जो यूनिट सेल होता है, क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें जो क्रिस्टलाइजिंग पैटर्न होता है वो क्यूबिक एटम को एक साथ रखें और इसके ऊपर और एटम को रखें तो एक क्यूबिक पैटर्न, यहाँ ये जो 2D में दिख रहा है ये स्फीयर एटम्स हैं, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ पे एटम है, हर जगह एटम है। अब इसको क्यूबिक यूनिट सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो पैटर्न है एज लेंथ, एक एज लेंथ, सभी एज लेंथ, ये बी और ये सी, लेट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और यहाँ जो एंगल है इनके बीच, ये जो एंगल बना हुआ है वो अल्फा, दो फेस के बीच जो एंगल होगा, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, अल्फा, बीटा और गामा, इसके बारे में भी आपको हम लिखवाते हैं और डिटेल बताते हैं कि इसको बोलते हैं यूनिट सेल पैरामीटर्स। तो एज लेंथ जो, अगर एज लेंथ बराबर हो और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, अगर इस तरह से सभी इंटरफेस, जो एक फेस दूसरे फेस से मिलता है, जो एंगल बनता है उसको हम इंटरफेसियल एंगल बोलते हैं, और सभी 90 डिग्री हों, तो इस तरह का यूनिट सेल क्या होगा? क्यूबिक यूनिट सेल। इस तरह का यूनिट सेल क्या होगा? क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है। और क्यूबिक यूनिट सेल भी अलग अलग तरह से हो सकते हैं कि एटम जो मिले आपको क्यूबिक यूनिट सेल पे, वो क्यूब के कॉर्नर पे तो होंगे ही, बिना कॉर्नर के तो क्यूब बनेगा ही नहीं। कॉर्नर कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप, ये सॉलिड स्टेट चैप्टर है, इसमें विजुअलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो और जहां भी ये वीडियो देख रहे हो वहां उस रूम में समझिए, उस रूम को ही यूनिट सेल समझिए। रूम में जितने कॉर्नर आपको दिखें, कॉर्नर कितने दिखेंगे रूम में? 4 कॉर्नर ऊपर दिखेंगे, 4 नीचे, 8 कॉर्नर हो गए। और जहां पे जो दो दीवारें मिलती हैं, दीवार को फेस समझिए, एक दीवार है, दूसरी दीवार है, वो दीवार जहां पे मिलती हैं उसको हम बोलते हैं एज। जहां दो फेस मिलते हैं उसको हम बोलते हैं एज। तो कितने एज होंगे जरा आप अपने रूम में देखिए, वीडियो को पॉज करके आप सोचिए कि कितने फेसेस एक दूसरे से मिल रहे हैं। जहां जहां भी फेस, उसका छत हो, फ्लोर हो, दीवारें हो, सब फेस हैं। ठीक है, सब फेस जहां जहां मिल रहे हो उनको देखिए, तो कितने आपको दिखेंगे एजेस। आप ध्यान से गिनिएगा, आपको किसी भी रूम में जो एजेस मिलेंगे, एज जहां पे दो फेस मिलते हैं, वो 12 होंगे। कॉर्नर्स, कॉर्नर्स कितने होंगे? बोलिए। कॉर्नर होंगे 8। और फेसेस कितने होंगे किसी रूम में? फेस, दीवारें, जितनी भी दीवारें दिख रही हैं, फ्लोर, फेसेस कितने होंगे? फेसेस होंगे 6। कितनी फेस होंगे? 1 2 3 4 5। अगर मैं इसी में आपको बताऊं कि फेस कितने होंगे, अगर मैं आपको इसी में बताने की कोशिश करूं फेस कितने होंगे, हम आपको मॉडल से भी बताते हैं। तो ये देखिए, हो गया ये टॉप फेस, और ये क्या हो गया? बॉटम फेस। ये लेफ्ट, ये फेस राइट। तो कितने फेस अभी तक हो गए? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। और कौन सा छूट गया? फ्रंट फेस। दिस इज योर फ्रंट फेस एंड द बैक फेस। Okay, how many faces? 6. I will tell you with demonstration. अब हम आपको बताते हैं कि क्यूबिक यूनिट सेल, मान लीजिए इस तरह का कोई यूनिट सेल है। अब इसमें जो ये दो फेस हैं, फेस आपको दिख रहा होगा, ये आपका फ्रंट फेस है और ये बैक। ये जो फेस आपस में जहां मिलते हैं, वो जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने का है? देखिए,
ये 90 डिग्री का एंगल है, दिख रहा है। ये फेस कितने हैं बोलो, 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस। कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हैं। अब यहां पे हम आपको बना के बताते हैं। ये जो एटम्स कॉर्नर पे होते हैं, आप देखिए अपने घर में बैठ के भी देख सकते हैं। एटम जो कॉर्नर का होता है ये इसमें 1/8 इस यूनिट सेल में, इसके बगल में और भी यूनिट सेल होंगे, इसके ऊपर होंगे, इसके नीचे होंगे, इसके सामने होंगे। अगर ये कॉर्नर कितने से कवर होगा, ये दिस वन कॉर्नर इज शेयर्ड बाय व्हाट, दिस कॉर्नर इज शेयर्ड विथ 8 यूनिट सेल। तो यहां पे इसका कंट्रीब्यूशन जो आता है वो आता है 1/8। मतलब अगर एक एटम इस कॉर्नर पे हो तो उसमें एटम इसमें कितना पोर्शन आएगा, 1/8। अगर एटम फेस पे प्रेजेंट हो, फेस पे एक फेस कितने शेयर होता है, एक दीवार कितने रूम के बीच शेयर होती है, 2 रूम के बीच। तो फेस पे अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो कितने के बीच शेयर होगा, 2 के बीच। कितने के बीच शेयर होगा, 2 के बीच अगर फेस पे है। तो फेस पे जो कंट्रीब्यूशन होता है, फेस पे अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के लिए, इस यूनिट सेल के लिए 1/2 होगा। इसी तरह अगर एज पे है, एज पे, तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/4 का। अगर कोई फेस की बजाय उसके बॉडी के सेंटर में है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अभी सेल में मैं दिखाऊं आपको, तो यहां एटम कहां कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे और बॉडी के सेंटर पे। बॉडी के सेंटर का मतलब जो इसके अंदर एटम प्रेजेंट है उसको किसी और यूनिट सेल के बीच शेयर नहीं किया गया है, ठीक है। ये बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है। तो अगर हम बॉडी के सेंटर की बात करें तो अगर बॉडी के सेंटर पे एटम हो तो पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल में रहता है, उसका कंट्रीब्यूशन 1 का होता है। और इस तरह से हम आपको बताते हैं कि क्यूबिक यूनिट सेल कितने तरह के होंगे। आज हम केवल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे और क्यूबिक यूनिट सेल के टाइप्स बताएंगे आपको। अब हम क्यूबिक यूनिट सेल का डिटेल पढ़ते हैं कि क्यूबिक यूनिट सेल के कितने टाइप हो सकते हैं। और क्यूबिक यूनिट सेल के बाद हम अलग अलग और तरह के क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बाहेड्रल, बहुत तरह की यूनिट सेल पढ़ेंगे। पहले हम आपको क्यूबिक बता दें क्योंकि क्यूबिक मोस्टली यूज होगा और ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो क्यूबिक यूनिट सेल में हम देखें कि अगर कोई यूनिट सेल, क्यूबिक का मतलब ही क्या हुआ कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें जो यूनिट सेल है उसका पैटर्न कैसा है, क्यूबिक है। मतलब उसमें एज लेंथ बराबर है, a = b = c, क्योंकि क्यूब की एज लेंथ बराबर होती है। और उसके इंटरफेसियल एंगल, यानी जहां से क्यूब के फेस मिल रहे हैं एक दूसरे को, अपना उनका एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री। आपको मैंने बताया, रूम का एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसमें भी पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हम SCC भी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल। अब सिंपल क्यूबिक सेल को प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसमें एटम कहां प्रेजेंट होता है, इसमें केवल एटम यूनिट सेल के कहां प्रेजेंट होता है, केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा जो होगा उसको हम बोलते हैं फेस
सेंटर्ड यूनिट सेल, या शॉर्ट में उसको हम बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूब। और फेस सेंटर्ड में क्या होंगे, एटम यूनिट सेल, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जहां पे एटम कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही है, उसके साथ साथ हर फेस पे हैं, ए टॉप, ए बॉटम, लेफ्ट राइट, एंड दिस इज बैक, दिस इज फ्रंट। अब 2D में यही प्रॉब्लम है, हमको इसी को समझ के, अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूं फेस सेंटर्ड क्यूब, तो हम आपको दिखा सकते हैं। इस तरह का यूनिट सेल कोई मान लीजिए है, इसमें एटम यहां पे प्रेजेंट है, जैसे ये देखिए, ये कोई फेस है, फेस इस फेस पे प्रेजेंट है, ये फेस यहां भी हो सकता है, इस फेस पे है, तो फेस एक टॉप फेस, ये फेस अगर यहां है, ये है फ्रंट, ये है टॉप, ये है बॉटम, यही फेस। अगर इस फेस पे एटम प्रेजेंट हो, अगर एटम फेस पे प्रेजेंट होगा तो देखिए ये दो के बीच शेयर होगा, एक इसके बगल वाला यूनिट सेल, एक इसके बगल वाला यूनिट सेल, और एक ये, ऐसे देखिए आपको दिख रहा होगा। अगर फेस पे एटम है, अगर एटम फेस पे प्रेजेंट है तो हाफ दूसरे यूनिट सेल में शेयर होगा, हाफ इस यूनिट सेल में शेयर होगा। इज इट क्लियर? नाउ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी BCC जिसको हम बोलेंगे, ऐसा यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें एटम कहां प्रेजेंट हो, एटम कॉर्नर के अलावा यूनिट सेल के बॉडी के बीच में हो। मैंने बोला था आपसे कि बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, जहां पे बॉडी डायगोनल किसी रूम की एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आप देख लीजिए, उसको हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल। यहां से इस कॉर्नर से अंदर अंदर यहां तक जो आता है उसको हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल, और जो फेस को क्रॉस करता है उसको हम बोलते हैं फेस डायगोनल। बात समझ में आती है? तो बॉडी डायगोनल पे जो एटम प्रेजेंट होता है, और कितने बॉडी डायगोनल होंगे किसी क्यूबिक यूनिट सेल में, कितने बॉडी डायगोनल होंगे आप अपने रूम में देखिए, अपोजिट कॉर्नर को मिलाइए अंदर अंदर, अपोजिट कॉर्नर को अंदर अंदर मिलाइए और सोचिए 4 बॉडी डायगोनल आपको मिलेंगे। कितने बॉडी डायगोनल मिलेंगे? 4। टॉप उस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाइए, उस कॉर्नर को उस कॉर्नर से मिलाइए, 2, और ऐसे उधर करिए तो 4 बॉडी डायगोनल होंगे। और जहां बॉडी डायगोनल एक दूसरे को कट करेंगे उसी को हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर। और बॉडी सेंटर पे जो भी एटम होता है वो पूरा का पूरा उस यूनिट सेल का पार्ट होता है, उसका और किसी से भी कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता, उसका ही पार्ट होता है। इस तरह से अगर हम आपको बताएं, अब फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं आपको कि क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एटम कहां प्रेजेंट होते हैं, मैं साथ साथ बनाता हूं, आप ध्यान से देखिए। क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कहां प्रेजेंट होते हैं? केवल और केवल कॉर्नर पे। कॉर्नर के अलावा अगर यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सेल में एटम और किस साइड पे प्रेजेंट हो? हर फेस के सेंटर पे, टॉप फेस, बॉटम फेस, बैक फेस, फ्रंट फेस, लेफ्ट फेस, राइट फेस। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? बोलो, ऐसे को हम बोलेंगे व्हाट? फेस सेंटर्ड क्यूब। इसको क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूबिक सेल। अगर एटम इन सब चीजों के अलावा, कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर में हो, तो ऐसे यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे? ऐसे यूनिट सेल को हम बोलेंगे, बॉडी के सेंटर में भी है, ऐसे यूनिट सेल को हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम भी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसका टॉप व्यू, क्या सॉलिड ऐसे होगा, एटम इतनी इतनी दूर होंगे? नहीं, ये तो एक इनलार्ज व्यू बनाया गया है। एक्चुअल में अगर इसको हम देखें, इसके टॉप से देखें, तो इसका एटम इस तरह से एक दूसरे से चिपके होंगे। एक्चुअल ये कंडीशन है। अगर ये क्यूब है और ये क्यूब का लेंथ a है, ये क्यूब का लेंथ a है, इस तरह से है, मतलब
अगर ये क्यूब का लेंथ a है और एटम जिसका रेडियस r है, तो a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू लिख सकते हैं सिंपल क्यूबिक में a इज इक्वल टू 2r। सिंपल अगर हम यहाँ पे आए, हम आपको बताने की कोशिश करें कि इसमें एटम का पैटर्न जो है टॉप व्यू करें, टॉप से आप देखें एटम क्या होंगे, इस तरह से होंगे। सी अगर हम फेस सेंटर की बात करें तो ये टॉप व्यू है फेस का, और अगर यहाँ से यहाँ मिलाते हैं, ये r है, ये 2r है एटम का रेडियस, उसका कट है, और ये r है। तो अगर हम a एज लेंथ a हो, a हो, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम देखें तो a√2 इज इक्वल टू व्हाट, 4r। तो a इज इक्वल टू व्हाट, 4r/√2। इन सब का यूज हमें आगे कैलकुलेशन में करना है। अब यहाँ आ जाते हैं बॉडी सेंटर में। इस बॉडी सेंटर में हम देखें तो एटम कॉर्नर पे है और कहाँ पे है, बॉडी के सेंटर पे है। अगर ये लेंथ a है और ये लेंथ a है, क्यूब है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, अभी हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, a√2। अगर ये a√2 और ये a हो तो ये बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a√3। अब बॉडी डायगोनल, अब समझें कि ये एटम यहाँ पे है और ये बॉडी के डायगोनल पे है और ये एटम यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना आया, a√3, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 4r, बिकॉज ये r होगा, ये 2r होगा और ये भी क्या होगा, r। ठीक है ना, तो ये आ गया। इस मतलब इसका एज लेंथ का रिलेशन क्या आया, a√3 इज इक्वल टू 4r। किस केस में, बॉडी सेंटर्ड क्यूब में। और फेस सेंटर्ड में क्या आया, a इज इक्वल a√2 इज इक्वल टू 4r। और सिंपल में क्या आया था, सिंपल को भी हम रिवाइज करा दें, इसमें एज लेंथ क्या आया था, a इज इक्वल टू 2r। इज इट क्लियर, ओके।